जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसा कि कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर, आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, आपके लिए आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगी। और पहले तो देखिएगा, ये मेरे वो सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि सीमा कुमारी यादव कह रही हैं, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन लाते हैं सर भगवान। मतलब आगे कुछ लिखा होगा जो कि यहाँ पे पूरा नहीं शो ऑफ हो पा रहा है, लेकिन इस तरीके से जब मेरे बहन भाई मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, काफ़ी दोस्त मेरे ये पीडीएफ के लिए कह रहे हैं, तो मैंने सभी को, देखो सभी आप जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है, आप जाके रिप्लाई में जाके चेक करना। मैंने आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर की है और आपने जाके वहाँ से लगभग 35 लोगों ने 35 लोगों ने ग्रुप ज्वाइन भी कर लिया है। और जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका पीडीएफ भी आज मैंने आपको दे दिया है। तो रोज़ के रोज़ आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। और आप सभी जिन्होंने अभी तक चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें। और चलते हैं दोस्त अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है, हाल ही में पूरे विश्व में विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया था। हाल ही में पूरे विश्व में विश्व अनाथ दिवस मनाया गया था। तो ये देखो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही इसका जवाब है वो क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब 6 जनवरी 2024 हो जाएगा। 6 जनवरी 2024 ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई। ये देखो आपका रेलवे से संबंधित प्रश्न है, यह रेलवे से संबंधित है और रेलवे के पेपर में रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो कि मैं आपको रोज करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना वाराणसी में हुई थी। कहाँ हुई थी, वाराणसी में 1961 में हुई थी। और देखो जो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ तो यहाँ पे आपको आंसर लगा के देता हूँ। देखो ऐसे, ये आपको आंसर लिखा हुआ दिख रहा होगा ना, तो इसी प्रकार से आपको जो पीडीएफ है वो मैं डेली के डेली देता हूँ। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका गठन कौन सी सन में हुआ था बताओ। तो वो 1800 कब हुआ था, 85 में हुआ था ना, 1885 में हुआ था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो दोस्त हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। और देखो इनको यार लॉर्ड फोर्ड मत बोला करो, क्योंकि कहते हैं ना कि जिन अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं डूबता था उनके कपड़े आज हमारे बैंड बाजा वाले पहनते हैं भारत के। देखा होगा ना, उनके वायसराय लोगों के कपड़े जो हैं हमारे बैंड बाजा वाले पहनते हैं। तो ये आप याद रखोगे। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ये पूछा जाता है ना, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो आप याद रखना, क्लाइमेट एटली था। कौन था, ये एटली। आप याद रखोगे ना, ये भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कल मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि भैया एक दिन, जैसे आज पढ़ेंगे आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों नहीं रहता है। मेरी बहन, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप जितने भी प्रश्न पढ़ते हो उन्हें लिखना स्टार्ट कर दो। कोई बात नहीं है, 3 दिन बाद याद नहीं रहता ना, आप जब इस प्रश्न को दोबारा लिखेंगे ना तो ये प्रश्न आपको याद हो जाएगा, फिर आप नहीं भूलोगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो आप याद रखना 1975 में। तो 1975 में, ये 1975 सभी में दे रखा है, तो याद रखना 19 अप्रैल। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं। मधुमक्खियों के पालन को
क्या कहते हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? और ये देखो, ये आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्त इस प्रकार के, और एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, मधुमक्खियों के पालन को। और देखो यहाँ पे जो सेरीकल्चर है ना, यहाँ पे सेरीकल्चर दे रखा है, ये भी पूछा जाता है। ये याद रखना, जो रेशम के कीट होते हैं ना, उनका जो पालन होता है, रेशम के कीट का जो पालन होता है उसे आप क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखना। पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी में अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? तो फल और फल के लिए जो खेती होती है ना, फल और फल के लिए जो खेती होती है उसका जो अध्ययन होता है वो होता है पोमोलॉजी। तो ये भी आप देखो याद रखना, इनको आप नोट कर लिया करो, और इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ ताकि आप नोट कर पाएँ। यहाँ पे दिया गया है, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ क्या है? शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ क्या कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो इनमें से ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये देखो भाई, एसआई वालों, कांस्टेबल वालों, एसएससी जीडी वालों, ये आपका 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे समझिएगा। ये आपका 2024 के एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखना, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामित्व योजना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है, और डेली आपको देखो, कल की पीडीएफ मैंने आज दे दी आपको, अभी क्लास से पहले पीडीएफ मिल चुकी है। और देखो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना जिसको भी पीडीएफ चाहिए। और देखो, टाइप करने से एक बार पहले देख लेना कि उसमें किसी ने मैसेज किया तो नहीं है। अगर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा तो मैंने लिंक ज़रूर शेयर कर दिया होगा, टेलीग्राम का जो लिंक है ग्रुप का, शेयर कर दिया होगा। तो ये आप याद रखना और देख लेना। तो अगर हो तो ठीक है, और ना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। देखो यहाँ पे दिया गया है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, जो एटीएम है उसे बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर ना याद रहता हो तो मैं आपको बता दूं कि एटीएम से पैसे निकलते हैं। और देखो, हमारे घर में हमारी बहनें लोग और टेलर लोग जो होते हैं, वो जो मशीन यूज करते हैं, भाई कपड़ा सिलते हैं, कपड़े से सिलने के बाद क्या होता है, उससे मनी मिलता है, पैसा मिलता है ना। तो बस ऐसे याद रखना कि वहाँ उस सिलाई से पैसा मिलता है, तो इधर एटीएम मशीन से भी पैसा मिलता है। तो मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर जो सिलाई करने वाली मशीन होती है वो आप याद रखेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ये कौन होता है? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कौन होता है, बताओ? क्या इसका आपको पता है क्या होता है? ये होता है आपका, जिसे आप कहते हैं टीटीई। टीटी जो होता है ना, टीटीई, उसे बोलते हैं ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। याद रहेगा ना। देखो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको जो दे रखा है यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका मतलब जो होता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, HTTP। आपने देखा होगा, जब कोई साइट आप सर्च मारते हैं तो उसके पहले ये लिखा होता है ना, HTTP ऐसे करके स्लैश ऐसे लगा होता है, देखा होगा। और देखो, एक आपको मिलता है www लिखा हुआ, तो वर्ल्ड वाइड वेब, याद रहेगा ना। तो ये देखो, इस तरीके से पूछे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे देखो दिया गया है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो आप क्या बताएंगे? देखो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा विष्णु शर्मा। और ये देखो, ये आपका RRB में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आप याद रखना। तो यहाँ पे विष्णु शर्मा हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी से आप एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है गीतांजलि। क्या है? गीतांजलि। तो ये भी देखो याद रखना। इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी को वो भी तो मिला था ना, क्या बोलते हैं, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल मिला था ना। और ये कब मिला था? तो ये भी याद रखना, 1913 में मिला था इन्हें साहित्य के लिए, और शायद इसी गीतांजलि के लिए मिला था, ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे दे रखा है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी से माई एक्सपेरिमेंट, विद्यातोत्थ और हिंद स्वराज, ये मैंने आपको लगभग 3-4 बता रखी हैं पहले ही। अब आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जो शायद आप आज पहली बार सुनेंगे। पता क्या कौन सी थी? मेरे सपनों का भारत। कौन सी थी? मेरे सपनों का भारत। अब देखो, आगे कभी अगर पूछा भी जाएगा ना
कि आपके सपनों का भारत या मेरे सपनों का भारत, ठीक है, किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे देखो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। पहली मेट्रो भारत में कोलकाता में चली थी। और देखो यहाँ पे आपसे पूछ भी दिया है कि मेट्रो पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे इंजीनियर श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो आप याद रखेंगे ना। और देखो महात्मा की उपाधि गांधी जी को और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल, तो ये भी आप याद रखेंगे इनके। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। और यहाँ पे देखो प्रश्न का जवाब मैं करने वाला हूँ कि शांति निकेतन की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जो कि ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्त। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो कल आसान नहीं बनने वाला है। देखो यहाँ पे दिया गया है, कड़वा लग जाएगा लेकिन कहते हैं सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए बताओ? ऐसा तो नहीं कि 35 वर्ष भी हो, जो ऑप्शन में ना दे रखा हो तो इनमें से कोई नहीं लगाना पड़े। लेकिन नहीं दोस्त, देखो आपको वोट देने की जो उम्र है वो आपकी 18 साल है। वोट देने की उम्र जो है वो 18 साल है। ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ने के लिए अगर गांव की प्रधानी करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपका 21 साल होना इम्पोर्टेंट है। अगर गांव के प्रधान बनना चाहते हो तो आपका 21 वर्ष होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीएम की तैयारी कर रहे हो, प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हो तो आपकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो आपको याद रखने हैं दोस्त, और लिख भी लिया करो इनको। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो दिया गया है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे? तो आप तुरंत बताएंगे बिना कुछ सोचे समझे कि भैया इसका जो सही जवाब है वो हमारा मुंबई होगा। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप तुरंत बता देंगे कि भैया ये मुंबई में स्थित है। और इसकी मुख्यालय की जो स्थापना है ना वो भी याद रखना, अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1937 में। कब हुई थी? 1937 में हुई थी। यहाँ पे देखो ये 7 सही नहीं बना। और देखो अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? तो आप तुरंत याद रखना 1 जनवरी 1949। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। और मुख्यालय मुंबई में है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय की 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। हवाई जहाज़ कौन से मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज़ कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो इनमें से आपका जो सही जवाब होगा वो आप तुरंत लगाएंगे समताप मंडल। कौन से मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज़? समताप मंडल। और ये देखो ये आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये इससे समताप मंडल से ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, जो तापमान है ना वो बढ़ जाता है। तो ये परेशानियों से बचने के लिए ये समताप मंडल में उड़ाया जाता है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? कच्छ का जो रण है वो भारत के किस स्थान पर, किस राज्य में है? तो देखो पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे हम लोग। ये है आपके गुजरात में। और ये पता है ये बहुत ही दलदली एरिया है। यहाँ पे कौन लगता है? यहाँ पे बीएसएफ वाले लगते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सोचो हमारे देश के जो योद्धा हैं वो हमारे लिए कहाँ कहाँ रहते हैं और किस तरीके से हमारी रक्षा करते हैं। और तभी मैंने कल कहा था कि सर झुकेगा हमेशा उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में। तो याद रहेगा दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है?
भाई ये देखो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मैरियाना गर्त जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो आप सीधा सा याद रखना कि आपका सबसे बड़ा सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का भी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो 17 नंबर है। मैं मात्र 1 मिनट के लिए रुकूंगा और देखो हर क्लास में इसीलिए मैं कहता हूँ कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जो भी मेरे भाई बहन मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी का इस बार 100% सिलेक्शन होना तय है और आपको वर्दी मिलना तय है। और आप भी अपने भाई को, अपने छोटे भाई को या बड़ा भाई जो भी मानते हो, आप सच में आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है और मुझे पता है कि आप एक बार लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको देखो फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ और मैं क्लास में सिर्फ 2 बार कहता हूँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ एक बार यार लाइक कर दो और क्लास को थोड़ा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली 50 क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में PDF भी मिलेगी। तो चलते हैं अब बिना रुके अपने प्रश्न पे। देखो लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है, लगातार चौथी बार बनी है। तो अब देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। तो आप क्या बताएंगे? शेख हसीना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और देखो आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपसे भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को याद रखेंगे। देखो यहाँ पे दिए गए हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है। थोड़ा सोच समझ के इस प्रश्न का जवाब करिएगा, नहीं तो आप हड़बड़ी में कहीं भारत लगा दें और आपका जवाब जो है वो गलत हो जाए। तो आप याद रखना ये नेपाल में है। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पर दिया गया है ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओपिसोमीटर का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है? तो देखो दूध की शुद्धता के लिए तो आपका कौन सा होता है, क्या बोलते हैं उसे? लैक्टोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर। और वायु की आर्द्रता के लिए कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है, तो वो भी याद रखना। और दूरी का जो मापन है वो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न याद रहेगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न इस तरीके से आपसे फाउंडर पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे दोस्त आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए पुष्पमित्र शुंग, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो आप याद रखेंगे। और अगर आपसे इसकी राजधानी पूछी जाएगी, पुष्पमित्र शुंग की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। याद रहेगा ना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और नागभट्ट प्रथम कौन था? बताओ। ऑप्शन सी यहाँ पे जो दे रखा है नागभट्ट। तो नागभट्ट आप यहाँ पे बताइएगा ये कौन से वंश का संस्थापक था? तो ये था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, देखो यहाँ पे यही तो होता है। एक तो टूटा फ़ोन है और ऊपर से पेन भी नहीं है। तो देखो गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था उसका संस्थापक जो था वो नागभट्ट प्रथम था। और इसकी जो राजधानी थी वो भी याद रखना कहाँ थी? कन्नौज थी। कहाँ थी दोस्त? कन्नौज थी। तो आपको याद रहेगा ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो देखो तालीकोटा का जो युद्ध है वो आपका हुआ था 1565 में। 1565 ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर इसकी डेट भी याद रखनी है, अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेट भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये 23 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था। याद रहेगा ना। 23 जनवरी 1965। अब देखो यहाँ पे 56 भी दे रखा है। 1556 में ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और जो पहला हुआ था वो 1526 में हुआ था। क्या आपको इतना याद है? देखो तीसरा जो पानीपत का था वो 1761 में हुआ था, तीसरा। तो ये भी देखो याद रखना। और ये है आपका पहला और ये आपका 56 में दूसरा। और 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? बताओ। 1539 में जो है वो हुआ था चौसा का युद्ध। कौन सा हुआ था? चौसा का युद्ध। तो ये भी देखो आपको याद रहेगा ना। आपसे मैं पूछता हूँ कि 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? बताओ। 1760 में तो आप याद रखना बांडीवास का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? बांडीवास का युद्ध हुआ था। आप याद रखोगे ना, मुझे उम्मीद है आप जरूर याद है। देखो ये 1760 और 1761 दोनों याद रहेंगे ना। यहाँ पे बांडीवास और यहाँ पे
पानीपत तृतीय। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर याद रखेंगे। और देखो आपसे मैं सिर्फ एक युद्ध और पूछूंगा जो कि चंदावर का युद्ध हुआ था, तो वो कब हुआ था? चंदावर का युद्ध भी पूछा जाता है, तो इसलिए आप याद रखना कि वो हुआ था भैया। अगर मैं पूछता हूँ आपसे तो आप बताएंगे भैया क्या बात है, यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा पेन? चलो ठीक है, मैं समझ गया, पसीना लगा हुआ है मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा। देखो वो जो आपसे मैं अभी चंदावर का युद्ध पूछ रहा था, तो आप याद रखना वो 1194 में हुआ था, याद रहेगा ना। तराइन का 2 युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय, तो वो हुए थे 1191 और 1192। तो ये भी देखो तराइन के भी दोनों याद रखना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, तो ये भी देखो आपसे पूछे जाएंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। गुरुदेव की उपाधि संबंधित है, गुरुदेव की उपाधि संबंधित है। ये उपाधियाँ भी आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जाएंगी, किसने दी, किससे संबंधित है, तो आप लिखते हुए चलो। गुरुदेव की जो उपाधि है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ये उपाधि इन्हें किसने दी थी? ये हमारे गांधी जी ने इन्हें उपाधि दी थी, हमारे महात्मा गांधी जी ने जो कि इन्हें उपाधि दी थी। अब ये आपको याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं। तो फिर देखो अब यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रखा है, बताओ इन्हें भी एक उपाधि दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो वो भी आप याद रखना, वो बोलते थे देश रत्न। क्या बोलते थे? देश रत्न। तो देश रत्न जो है वो इनकी उपाधि है, इन्हें किसने दी थी तो आप बताइएगा। तो ये भी आप याद रखना कि महात्मा गांधी जी ने दी थी, याद रहेगा ना। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि महात्मा गांधी जी को ये महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बताओ। महात्मा जी को ये महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आप याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, याद रहेगा ना। आप कभी भूलोगे तो नहीं। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो सरदार पटेल की भी आप याद रखना, पटेल साहब से, तो उनका जो है सरदार की उपाधि उन्हें कहाँ किसने दी थी? वो भी महात्मा गांधी जी ने दी थी, और वो बारदोली में उन्हें दी थी, बारदोली में। देखो यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में वायुसेना ने किस विमान को कारगिल में पहली बार रात में लैंड कराया? हाल ही में वायुसेना ने किस विमान को कारगिल में पहली बार रात में लैंड कराया? तो आप यहाँ पे इसका जवाब करिएगा और फटाफट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न का जवाब कर दिया होगा। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये पहले तो इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लो, और बाद बाकी मैं आपको PDF तो दे ही दूंगा। आप याद रखना C-130J विमान, C-130J विमान, तो IAF C-130J, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, उद्यमी भारत MSME दिवस मनाया जाएगा। उद्यमी भारत MSME दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो जवाब है वो दिवस याद रखना 27 जून है। क्या है? 27 जून। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 27 जून, बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं, ये देखो 27 जून पता क्या है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाली है और पेपर हमारा अगस्त से सितंबर में हो जाएगा। तो ये देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 2-4 महीने नहीं, एक वर्ष आगे पीछे का पूछता है भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और देखो यहाँ पे दिया गया है, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला तो देखो बृहस्पति है भाई, ये तो पता ही है, ये 12 वर्ष में पूरे करता है एक चक्कर को। देखो दूसरा जो है वो शनि है दूसरा, तो तीसरा आपका यहाँ पे अरुण हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे ना, भूलेंगे तो नहीं। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि नील नदी की देन है, नील नदी की देन है। तो मैंने कल आपको एक बताया था शहर, कौन सा? काहिरा बताया था। मुझे देखो अचानक याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप याद रखना कि नील नदी की जो देन है वो है मिस्र, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपको याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और देखो यहाँ पे एक प्रश्न था ये, हाँ यही था। देखो मैंने यहाँ पे आपको अरुण ग्रह से कुछ संबंधित मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, जो मैंने पढ़ा था अभी और मुझे याद आ गया अचानक, तो मैंने इसे बैक कर लिया। याद रखना इसकी जो खोज है ना दोस्त, इसकी जो ग्रह की खोज है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1781 में। कब हुई थी? 1781 में विलियम हार्शल ने की थी, विलियम हार्शल ने की थी। तो ये भी आप देखो याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखो इसका कर दिया मिस्र,
देखो यहाँ पे दिया गया है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका आप जवाब करिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बेंगलोर, बेंगलुरु। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा, बेंगलुरु भारत। और देखो भारत का बगीचा अगर पूछेगा तो भी आप बेंगलुरु लगा देना, आपका सही जवाब हो जाएगा। मसालों का बगीचा पूछेगा तो आपका केरल लगा देना। अगर आपसे मसालों का बगीचा पूछेगा, मसाला का बगीचा, तो आप क्या बताएंगे, तो आप याद रखना केरल है। जयपुर जो आपका है ये आपका पिंक सिटी है, क्या है, पिंक सिटी है। जयपुर की स्थापना किसने करी थी, क्या आपको पता है, पता हो तो बताना, ना पता हो तो कोई बात नहीं है। क्लास में बने रहिएगा, मैं क्लास में कहीं ना कहीं पर आपको ज़रूर बताऊंगा। और देखो स्मारकों की नगरी पूछा जाता है, स्मारकों की जो नगरी है ना वो है बियाना, क्या है, बियाना है। ये भी देखो याद रखना, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। स्मारकों की नगरी, हिंद महासागर का जो मोती है ना वो किसे बोलते हैं, हिंद महासागर का जो मोती किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं श्रीलंका को, किसे, श्रीलंका को। तो ये भी देखो याद रखना, हिंद महासागर का जो मोती है वो श्रीलंका को बोलते हैं, स्मारकों का नगर जो है बियाना को बोलते हैं, मसालों का शहर जो है वो केरल को बोलते हैं, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को बोलते हैं, भारत का बगीचा बेंगलुरु को बोलते हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। कील नहर किस देश में बहती है, कील नहर किस देश में बहती है। ये देखो आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये नहर आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना कील नहर जो आपकी है वो जर्मनी में बहती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपको याद रहेगा ना, आपको याद रहेगा ना। देखो स्वीडन में कौन सी नहर बहती है, तो याद रखना गोटा नहर, कौन सी, गोटा नहर। तो ये भी है, देखो याद रखना दोस्त, हो सकता है कि आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। और देखो सबसे ज़्यादा आपकी स्वेज नहर पूछी जाती है, स्वेज नहर, स्वेज नहर जो आपकी है वो मिस्र में है। तो ये भी देखो याद रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है गार्डविन आइंस्टीन पर्वत शिखर स्थित है, मतलब कि K2 पूछ रहा है। और देखो ये आपका आज का HW है। कमेंट बॉक्स में जो भी बताएगा सही जवाब उससे कल, देखो कल आपको जो भी क्लास मिलेगी उसमें आपका कमेंट हाईलाइट होगा और इसका जवाब जरूर करिएगा 29 नंबर का। मैं समझ जाऊंगा आपने क्लास को पूरा वॉच किया है, पूरा देखा है। तो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया, हाल ही में किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया। तो ये देखो आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाल की बात पूछ रहा है। यहाँ पे जहाँ पे हाल लगा हो ना, हाल ही में, समझ लेना कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या बताएंगे, असम में मनाया गया, कब, कहाँ पर, असम। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो यहाँ पे सभी में 12-12 दे रखा है और सब जनवरी जुलाई, हाँ ठीक है। तो इनमें से आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि भैया जब 2 में जुलाई दे रखा है तो जनवरी तो होगा ही नहीं, इसे तो पहले ही साइड करो। अब आपके 12 जुलाई 1980 या 1982, तो यहाँ पे आपका 1982 मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक भी हम लगा सकते हैं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, एक हमने पहले इसे हटा दिया और इसे हटा दिया क्योंकि यहाँ पे जुलाई है, तो हम समझ गए कि इनमें से कोई एक होगा। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, रेल से संबंधित प्रश्न आएंगे ना। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, तो आपको पता है क्या, नहीं पता है तो नोट करो, गौथर्ड वेस्ट टनल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, गौथर्ड वेस्ट टनल इसमें सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है ना वो है 57 किलोमीटर, 57 किलोमीटर। और ये कहाँ पर पड़ती है, तो वो भी याद रखना है, ये पड़ती है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में पड़ती है। स्विट्ज़रलैंड में सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई थी, कितनी, 2 किलोमीटर की, ये भी देखो याद रखना। और देखो यहाँ पे जो पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल ये भारत की है, इसकी जो लंबाई है ना वो 11 किलोमीटर है, तो ये भी याद रखना। ये कहाँ पड़ती है, भारत में, और इसकी जो लंबाई है वो 11 किलोमीटर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य युग का संस्थापक कौन था, तो ये तो अभी बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य। बार बार इस प्रश्न पे ज़्यादा समय नहीं खराब करना है, चलते हैं अपने 17 दूनी 34। देखो 34वां क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए रुकूंगा और मैं यही कहूँगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है
परसों मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि भैया आपको बहुत कम लोग लाइक करते हैं क्लास को। कोई बात नहीं है, जो भी करता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग एक लाइक कर देते हो ना, उससे मैं बहुत मेरा मनोबल बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि मुझे कोई ना कोई पसंद करता है। मैं जो बताता हूँ, जिस तरीके से समझाता हूँ, आपको पसंद आता है और तभी आप लाइक करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और देखो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और एक मोटिवेशन की लाइन अपने साथ लेके जाना आज मेरी तरफ से, कि कहते हैं कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। और कहते हैं हर पतंग की किस्मत में एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। तो कोई बात नहीं है दोस्त, हम आसमान को ज़रूर छुएंगे एक दिन। और देखो, अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है? किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे उत्तर प्रदेश। ये देखो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हो ना, 110% ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये पता क्यों? क्योंकि ये 15 सितंबर 2021 को स्टार्ट किया गया है। कब? 15 सितंबर 2021 को ये प्रारंभ किया गया है। 15 सितंबर 2021 को ये प्रारंभ किया गया है। तो इस योजना को याद रखना, ये ग्रामीणों से संबंधित है, जो जब मेरे जैसे जो गांव में रहते हैं, देशी फ्रॉम गांव वाले, तो ये गांव से संबंधित योजनाएं हैं। और देखो, यहाँ पे दिया गया है, भारत में दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जंगल कौन से राज्य में है? बताओ, सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो इनका जवाब है मध्य प्रदेश। याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो, यहाँ पे दिया गया है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का, कल मैंने आपको नेपोलियन बताया था ना। देखो, आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज याद है, क्योंकि मैंने एक प्रश्न को ना 4 बार तो लिख लेता हूँ। और 5वीं बार जब आपको अब ये PDF देता हूँ ना, PDF के लिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर जिसको भी चाहिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को, और वहाँ पे आपको प्रॉपर PDF मिलती रहेगी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भारत का मैकियावेली पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब चाणक्य जी होगा। लेकिन यहाँ पे तो कौटिल्य लिखा है। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, याद रखना, एक ही लोगों के नाम हैं। और देखो, और इनकी एक अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसको भी याद रखना, अर्थशास्त्र पुस्तक को भी, जो कि राजनीति से संबंधित है। और ये जो थे ना कौटिल्य, चाणक्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके प्रधानमंत्री थे और पहले उनके गुरु थे। इन्हें, चंद्रगुप्त मौर्य को एक सम्राट बनाने तक का, एक सामान्य से सम्राट बनाने तक का जो सफ़र था, वो इनके गुरु ने ही किया था। और हर गुरु के हाथ में भविष्य निर्माण होता है, इस चीज़ को याद रखना। और देखो, समुद्रगुप्त जो था ना, इसे क्या बोलते थे? भारत का नेपोलियन। और देखो, आमिर खुसरो को भारत का तोता बोलते थे। क्या? तोता बोलते थे। तो ये भी देखो, आमिर खुसरो को भी याद रखना दोस्त। ठीक है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। देखो, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना आपके लिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट है। और देखो, धारा 370 हटा दी गई ना, कहाँ से संबंधित थी? तो ये भी याद रखना, आपकी कश्मीर से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आधुनिक घड़ी की खोज किसने की? देखो, मैंने जब इस प्रश्न को चेक किया गूगल पे, तो घड़ियों का आविष्कार तो मतलब कि हर शताब्दी, हर काल से चला आ रहा है। अब कौन सा आपको बताना था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा फिर कि आधुनिक पूछा जा सकता है, तो मैंने आपसे आधुनिक बता रहा हूँ आपको। ये हैं जासवर्गी, ऑप्शन बी। और इन्होंने ये घड़ी की जो खोज है वो की थी 1577 में। कब करी थी दोस्त? 1577 में। याद रहेगा ना। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कहाँ के थे, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी स्विट्ज़रलैंड के थे। ये भी स्विट्ज़रलैंड के थे।
1577 स्विट्ज़रलैंड के थे, ये आपको याद रहेगा। और देखो यहाँ पे जो अल्फ्रेड नोबेल दे रखा है ना, ये तो प्रश्न का जवाब ऑप्शन भी हो गया। अल्फ्रेड नोबेल जो दे रखे हैं, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट का आविष्कार पूछा जाएगा दोस्त। और डायनामाइट का जो आविष्कार है ना, वो 1867 में किया था। और इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। क्या? नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में हुई थी। याद रहे, देखो नोबेल पुरस्कार, हाँ ठीक है 1901। मुझे वो याद आ रहा था, ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेल, वो तो 1896 में स्टार्ट हुए थे। हाँ ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार 1901 में स्टार्ट हुए थे, याद रहेगा ना। और विटामिन की खोज फंक ने की थी, ये तो आप याद रखना। और चलते हैं आप फिर अपने अगले प्रश्न पे। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? देखो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए। हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रहेगा ना, कब करी थी वो भी नोट करो, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। 1896 आधुनिक ओलंपिक खेल, अब याद रहेगा ना। तो बस चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना अर्जेंटीना व्यापार मंच की मेजबानी की? किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत अर्जेंटीना व्यापार मंच की मेजबानी की? तो ये आप याद रखना, दिल्ली। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली सही जवाब। चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा देश है जो हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप याद रखना, ये है नीदरलैंड। कौन सा? नीदरलैंड। और सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं? तो रूस में। और भारत में पन्ना में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, फिर चाहे जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। तो याद रखना, पन्ना में मिलता है। देखो यहाँ पे दिया गया है, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? मैंने पूछा भी था आज, और मुझे पता था कि प्रश्न मैंने टाइप कराया आज। तो यहाँ पे याद रखना, पिंक सिटी जयपुर जो है वो सवाई जय सिंह द्वितीय ने स्थापित किया था। याद रखोगे ना। और ये भी आप याद रखना कि ये 18 नवंबर 1727 में स्थापना हुई थी। कब? 18 नवंबर 1727 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? पिंक सिटी जयपुर की। याद रहेगा ना। सिकंदर लोदी ने क्या करा था? इसने आगरा की स्थापना की थी, आगरा की। ठीक है, आगरा, ये आपको याद रखोगे ना। और देखो अकबर से भी याद रखना, इसने किसकी करी थी? इसने एक तो बुलंद दरवाज़ा की करी थी, तो बुलंद दरवाजे की इसने करी थी। और बुलंद दरवाज़ा क्या था? फतेहपुर सीकरी था ना। तो हाँ, तो वो उसकी स्थापना जो है वो अकबर ने। और बुलंद दरवाज़ा जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। तो ये भी आप याद रखना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सिंगापुर में हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, 1942 में हुई थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि किसने करी थी, तो रास बिहारी बोस ने। किसने करी थी? रास बिहारी बोस जी ने की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको 44 क्वेश्चन कराए हैं, 45वां करा रहा हूँ, आपको याद हो रहे होंगे और आप नोट भी कर रहे होंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 500वां छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 500 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। और ये देखो पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी की बात है और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। वो हैं रोहित शर्मा, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए। तो ये आपको याद रहेंगे ना। और विराट कोहली तो मैंने आपको बताया ही था, इस IPL में सबसे ज़्यादा रन थे। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। कोलगेट में नमक पाया जाता है। देखो बहुत देर हो गया ना पढ़ते पढ़ते, तो मुझे लगा थोड़ा हंसाना भी चाहिए, इसलिए कह दिया कि कोलगेट में नमक भी होता है। देखो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है?
पहला परमाणु रिएक्टर पूछा गया है, लेकिन कहते हैं कि जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं किया करते हैं। किस्मत ख़राब थी, क्या था क्या नहीं था, अरे भाई मेहनत में कहीं कमी रह गई इसलिए फेल हो गए, सीधी सी बात है। किस्मत के बहुत धनी है। अगर हम 4th क्लास की नौकरी नहीं ले पाए तो 1 क्लास की नौकरी मिलेगी, सीधी सी बात है। इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही। किस्मत अपने हाथों से लिखता है आदमी। सफ़ेद कागज़ होता है, क्या लिखना है आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। भगवान किसी की किस्मत नहीं लिखता है। अगर भगवान लिखता होता तो फिर सबको समान रखता ना, किसी को ज़्यादा ऊंचा किसी को ज़्यादा नीचे कैसे कर सकता था। भगवान तो भगवान, सभी के लिए समान, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो दिया गया भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है ना दोस्त, वो है अप्सरा। क्या? अप्सरा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इसका उद्घाटन कब किया था मेरे भाई, बताओ। पता है? नहीं पता है तो नोट करो यार, 20 जनवरी 1957। ठीक है। अब मैं इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि आपको लिखने में आसानी हो और पढ़ने में भी। देखो यहाँ पे दिया गया है आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है। तो ये तो यार अमेरिका को बोला जाता है, याद रखोगे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस। अब यहाँ पे मेरे इतने दोस्त हैं जिसमें से 90% दोस्तों ने इसका जवाब गलत कर दिया 16 सितंबर बता के, जो कि नहीं होगा। 16 सितंबर नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है बताओ? ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। और देखो ओजोन को जो नुकसान पहुंचाती ना, ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा रही ना गैस, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। और ये पता है घर के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, क्या बोलते हो, फ्रिज बोलते हो ना, जिसमें पानी ठंडा होता रहा है, तो ये जो घर में फ्रिज वगैरह होते हैं ना, उनसे गैस निकलती CFC, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। और देखो 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। क्या? वायुसेना दिवस। याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे। करिए इसका जवाब, करिए इसका जवाब। और मुझे पता है कि इसका भी जवाब गलत करोगे भारत लगा के, क्योंकि रेड इंडियन जो हैं वो हैं अमेरिकी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ 50 में से आपके 49 क्वेश्चन सही हुए होंगे। जिसके भी 49 क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको मेरी तरफ से एक समोसा गिफ्ट बिल्कुल फ्री, ठीक है। वो भी मानसिक रूप से यार, 10 रुपये तो नहीं है ठीक है, मानसिक रूप से फ्री। और देखो आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा हम लोगों को साथ में पढ़ते हुए। आराम से हमने 50 क्वेश्चन किए, उनसे रिलेटिव भी क्वेश्चन किए, समझा, बहुत अच्छा लगा। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। देखो यहाँ पे यार नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। और देखो साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर जिस भी मेरे भाई बहन ने क्लास को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ में एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को यार शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना और चेक कर लेना। मैंने अगर किसी को वहाँ पे लिंक शेयर किया होगा तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना। और बाद बाकी अगर आप PDF के लिए कहेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना PDF को। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद।